दोस्तों, अगर आपने मेरी बिग बैंग वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि बिग बैंग के दौरान बनने वाले एलिमेंट्स में मेनली हाइड्रोजन और हीलियम थे। पर आज हमने यूनिवर्स में लगभग 100 के आसपास एलिमेंट्स को खोज निकाला है। तो यहाँ से सवाल पैदा होता है कि बाकी एलिमेंट्स कहाँ से आए। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिना इन एलिमेंट्स के लाइफ पॉसिबल नहीं है। पुराने टाइम में लोग कहा करते थे कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जो कि है धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। पर आज हम जानते हैं कि हमारे शरीर को बनाने में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे तमाम एलिमेंट्स का योगदान है। और इन तमाम एलिमेंट्स में से हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी कोई भी बिग बैंग के दौरान नहीं बना था। तो ये बाकी एलिमेंट्स कहां से आए? रिनोन साइंस कम्युनिकेटर कार्ल सेगन का एक फेमस कोट है जो कि है दैट वी ऑल आर मेड फ्रॉम स्टारडस्ट, यानी हम सब सितारों की धूल से बने हैं। जो मटेरियल जिससे हमारा शरीर बना है वो सितारों की धूल से आया है। इस बारे में जब मैं सोचता हूं तो मुझे एक अलग ही तरह की एक्साइटमेंट फील होती है। मतलब जरा सोचिए कि जिन एलिमेंट से मेरा शरीर बना है वो कभी किसी स्टार का हिस्सा रहे होंगे। पर यह सिर्फ हमारे शरीर के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे आसपास मौजूद ज्यादातर चीजों पर यह लागू होता है। यानी हमारे आसपास की चीजों में मौजूद एलिमेंट्स भी किसी पुराने स्टार से ही आए हैं। आखिर इन एलिमेंट्स का किसी स्टार से क्या कनेक्शन है? और क्या आपने कभी सोचा है कि नेचर में पाए जाने वाले एलिमेंट्स किस तरह बने होंगे? वो एलिमेंट जिनसे ये सारी दुनिया बनी है और जिनसे हम भी बने हैं, वो नेचर में किस तरह बने? और कार्ल सेगन अपने फेमस कोट के थ्रू आखिर क्या कहना चाहते हैं और कितना सही है ये कोट, पता करेंगे इस वीडियो में। तो कहीं जाएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, फिर चाहे वो कुर्सी हो या कोई पेड़ या कोई जानवर या हम खुद, धरती, चांद, सूरज, ये सभी के सभी एटम से मिलकर बने। एटम किसी मटेरियल का वो सबसे छोटा हिस्सा होता है जो कि उसकी सभी प्रॉपर्टीज को कैरी करता है। जब हम एटम्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आती है ये तस्वीर जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जिसके आसपास चक्कर काटते हैं इलेक्ट्रॉन। इन 3 पार्टिकल से मिलकर एटम बनता है। अब ये एटम्स भी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की वजह से कई तरह के होते हैं। हर एटम की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि ज्यादातर उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं इस पर डिपेंड करती हैं। इन्हीं एटम्स को जब हम इनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं तो हमें मिलते हैं कई सारे एलिमेंट्स। अगर स्कूल में पढ़ी केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत याद आपके अंदर बाकी होगी तो ये जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप एकदम देखकर पहचान लेंगे। जी हाँ, ये है पीरियोडिक टेबल। इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। इस टेबल के अंदर अब तक खोजे गए और लैब में बनाए गए लगभग 118 एलिमेंट्स हैं। इनमें से 94 नेचर में पाए जाते हैं, जबकि बाकी 24 को लैब में बनाया गया है। यानी नेचर में हम जो कुछ देखते हैं वो इन्हीं सब 94 एलिमेंट से मिलकर बना है। अब सवाल उठता है कि ये 94 एलिमेंट्स कैसे बने? इन एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना पुराना है ये यूनिवर्स। जी हाँ, कुछ हल्के एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम के न्यूक्लियस बिग बैंग के कुछ मिनटों में ही फॉर्म हो गए थे। तब जबकि बिग बैंग के दौरान पैदा हुए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने मिलकर पहला न्यूक्लियस बनाया था। इस प्रोसेस को प्रिमॉर्डियल न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। न्यूक्लियोसिंथेसिस का मतलब है कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एटम का न्यूक्लियस फॉर्म होता हो। इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बनने वाला न्यूक्लियस एंड विच इज अबाउट 75% हाइड्रोजन का था। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है और हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। पर इन नए नए बने न्यूक्लियस को एटम बनने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, लगभग 3,80,000 साल लंबा इंतजार। और इंतजार इसलिए क्योंकि शुरुआत में यूनिवर्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। ये टेम्परेचर जब यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ कम होके लगभग 3000 केल्विन पर पहुंचा, तभी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का मिलन हो पाया। इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इससे पहले सारा मैटर एक प्लाज्मा स्टेट में था। हाई टेम्परेचर की वजह से न्यूक्लियस के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर सके। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अपने आकर्षण में बांधना शुरू कर दिया और पहली बार चार्ज्ड पार्टिकल के समुद्र में कुछ न्यूट्रली चार्ज्ड एटम अस्तित्व में आए, जिनमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी थी लगभग 75% हाइड्रोजन एटम्स की और लगभग 25% हीलियम की। यानी बिग बैंग के दौरान पैदा होने वाले एलिमेंट्स में मेनली हाइड्रोजन और हीलियम थे, बाकी थोड़ी बहुत क्वांटिटी में लिथियम और कुछ अदर आइसोटोप्स। तो ये जो बाकी एलिमेंट्स हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं वो कब और कैसे बने? रिकॉम्बिनेशन के दौरान जब शुरुआती एलिमेंट्स फॉर्म हुए थे उसके बाद यूनिवर्स में मची उथल पुथल काफी हद तक शांत हो चुकी थी। यूनिवर्स अभी एक अंधेरी और शांत जगह थी क्योंकि कोई स्टार फॉर्म नहीं हुआ था। रिकॉम्बिनेशन के बाद बने एलिमेंट्स गैस के बादलों के रूप में यूनिवर्स में तैर रहे थे। इस शांति के बीच ग्रेविटी चुपचाप अपना काम कर रही थी। वो इन गैस के बादलों को अलग अलग जगहों पर जमा करती जा रही थी। बीतते समय के साथ जैसे जैसे ये गैस और ज़्यादा क्वांटिटी में जमा होने लगी तो गैस के इन विशाल गोलों के कोर में प्रेशर बढ़ने लगा
और इस प्रेशर की वजह से इनकी कोर में एक न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो गई, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस प्रोसेस में कुछ एटम्स के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं। यानी फ्यूजन रिएक्शन के दौरान भी न्यूक्लियोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और यही नहीं, नए न्यूक्लियस फॉर्म होने के साथ साथ काफ़ी सारी एनर्जी भी रिलीज होती है। हमारे सन के अंदर भी यही प्रोसेस चल रहा है, जिससे रेडिएशन के रूप में एनर्जी रिलीज होती रहती है। हर स्टार को एनर्जी इसी तरह के प्रोसेस से मिलती है। इस प्रोसेस की शुरुआत हाइड्रोजन से होती है। ग्रेविटी के प्रेशर से हाइड्रोजन के न्यूक्लियस फ्यूज होकर हीलियम के न्यूक्लियस में बदल जाते हैं। बाद में हीलियम भी फ्यूज होकर अदर हैवी एलिमेंट्स में बदलती जाती है। पर जैसे जैसे किसी स्टार में लाइटर एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन की कमी होने लगती है और हैवियर एलिमेंट्स बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे इस प्रोसेस से रिलीज होने वाली एनर्जी में भी कमी आने लगती है और लिहाजा वो स्टार अनस्टेबल होकर अपने अंत की तरफ बढ़ने लगता है। पर हर स्टार का अंत एक जैसा नहीं होता। किसी स्टार का अंत कैसे होगा ये उसके साइज पर डिपेंड करता है। ऐसा क्यों होता है तो आइए समझाता हूँ। हर स्टार पर दो तरह के फोर्स काम करते हैं। ग्रेविटी, जो कि सारे मैटर को स्टार के सेंटर में कंप्रेस कर देना चाहती है, और दूसरा फ्यूजन से रिलीज होने वाली एनर्जी का रेडिएशन प्रेशर, जो कि सारे मैटर को बाहर की तरफ फेंक देना चाहता है। जब तक स्टार के पास न्यूक्लियर फ्यूजन को चालू रखने के लिए एनफ फ्यूल होता है, ये दोनों फोर्स बैलेंस रहती हैं। पर जैसे जैसे फ्यूल की कमी होने लगती है, यानी लाइटर एलिमेंट्स की कमी होने लगती है और हैवियर एलिमेंट्स बढ़ने लगते हैं, स्टार से निकलने वाली रेडिएशन की एनर्जी कम होने लगती है। लिहाजा ग्रेविटी जीतती जाती है और वो स्टार को लगातार कंप्रेस करती चली जाती है। हमारे सन जैसे साइज के स्टार्स नाइट्रोजन तक पहुंचने के बाद अपनी एनर्जी खोने लगते हैं। ग्रेविटी उनकी इनर कोर को कंप्रेस करती चली जाती है और साथ ही उनकी आउटर सरफेस तेजी से फूलने लगती है और ये अपने नॉर्मल साइज से काफ़ी बड़े हो जाते हैं। हमारे सन का अंत भी कुछ इसी तरह होगा और तभी अपना साइज बढ़ाते हुए अर्थ की ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। ऐसे स्टार्स की आउटर सरफेस उसमें मौजूद एलिमेंट्स के साथ अंत में स्पेस में इवेपोरेट हो जाती है और इनकी कोर व्हाइट डॉर्फ में बदल जाती है, जो कि जल्द ही अपनी बची खुची एनर्जी को खर्च करके ठंडा पड़ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इतना सब होने के बाद भी अभी तक हम सिर्फ नाइट्रोजन तक ही पहुंचे, जो कि पीरियोडिक टेबल में 7वें नंबर पर आता है। अभी तो बहुत सारे एलिमेंट्स बाकी हैं। नाइट्रोजन से आगे के एलिमेंट्स के बनने के प्रोसेस को समझने के लिए हमें बड़े साइज के स्टार्स की तरफ चलना पड़ेगा। सन से बड़े साइज के स्टार्स की कोर में चूंकि ग्रेविटी का प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए वो लाइटर एलिमेंट्स को फ्यूज करते करते आयरन तक पहुंच जाते हैं। पर आयरन पर पहुंचकर इस प्रोसेस से रिलीज होने वाली एनर्जी में तेजी से कमी आती है, क्योंकि आयरन को फ्यूज करने पर कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, और जिसकी वजह है कि आयरन का न्यूक्लियस सभी एलिमेंट्स में सबसे स्टेबल होता है। इसलिए एनर्जी की कमी से ग्रेविटी को काउंटर करने वाला रेडिएशन प्रेशर घटने लगता है। लिहाजा ग्रेविटी बहुत तेजी से उस स्टार को कोलैप्स करती चली जाती है। ये कोलैप्स इतना तेज होता है कि कुछ मिनटों में अर्थ से करोड़ों गुना बड़ा स्टार एक बड़े शहर जितनी जगह में समा जाता है। इस सडन कोलैप्स से बहुत ही मैसिव शॉक वेव रिलीज होती है। इससे निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि एक धुंधला स्टार कुछ मिनट के लिए पूरी गैलेक्सी को रोशन कर देता है। इस शॉक वेव से स्टार की इनर कोर को छोड़कर बाकी सारा मटेरियल तेज धमाके से उस स्टार के आसपास बिखर जाता है और इसकी कोर एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल में बदल जाती है। इस प्रोसेस से निकलने वाली ह्यूज एनर्जी से आयरन से लेकर जर्कोनियम तक के एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं। पर अभी भी बहुत सारे एलिमेंट्स बाकी हैं। इवन अभी हम पीरियोडिक टेबल के हाफ तक भी नहीं पहुंचे हैं। तो यहाँ तक मैंने जिन एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया वो सभी बिग बैंग और न्यूक्लियर फ्यूजन से बनते हैं। पर एलिमेंट्स सिर्फ इसी तरीके से नहीं बनते, बल्कि कुछ और भी प्रोसेसेस हैं जिनके जरिए बन सकते हैं। जैसे अगर किसी एलिमेंट्स के आसपास अबंडेंस में फ्री न्यूट्रॉन अवेलेबल हो तो वो उन्हें कैप्चर करके हैवी एलिमेंट्स में बदल सकता है। ऐसा ही कुछ होता है हमारे सन के साइज के स्टार्स के साथ। हमारा सन और इसके जैसे और भी बहुत सारे स्टार्स असल में किसी पुराने स्टार में हुए सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद बचे हुए मलबे से बने। ऐसे स्टार्स को सेकेंडरी स्टार्स कहते हैं। ऐसे स्टार्स की कोर में पुराने स्टार्स की तरह केवल हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट्स नहीं होते, बल्कि अदर हैवियर एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अप टू आयरन तक होते हैं। स्मॉल स्टार्स में फ्यूजन के दौरान काफी क्वांटिटी में फ्री न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, जिसे उस स्टार की कोर में मौजूद हैवी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस कैप्चर करके कई तरह के आइसोटोप्स बनाते हैं, जो कि इवेंचुअली डीके होकर प्रोटॉन में बदल जाते हैं। इस तरह कई और तरह के हैवी एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू रुबिडियम से लेकर लेड तक के एलिमेंट्स बनते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि जब बड़े साइज के स्टार्स जब सुपरनोवा से गुजरते हैं तो कई मामलों में उनकी कोर एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाती है। ये न्यूट्रॉन स्टार जब अपने नियर बाई किसी न्यूट्रॉन स्टार से मर्ज करता है तो इस प्रोसेस में बहुत सारी क्वांटिटी में न्यूट्रॉन्स फ्री होते हैं, जिन्हें उन मर्जिंग स्टार्स के आसपास मौजूद हैवी एलिमेंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लगातार और भी हैवी एलिमेंट्स में बदलते जाते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू रुबिडियम से लेकर प्लूटोनियम तक के एलिमेंट्स बनते हैं। पर अभी भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मैंने अभी तक जितने भी प्रोसेसेस बताए हैं उनमें से किसी से भी नहीं बनते। बेरिलियम, बोरॉन और कुछ मामलों में लिथियम भी एक और ही तरह के प्रोसेस से बनते हैं, जिसे फिशन रिएक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस में सुपरनोवा जैसे किसी इवेंट से निकलने वाले
हाई एनर्जी न्यूट्रॉन किसी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं और इस तरह से वो अदर एलिमेंट्स में बदल जाता है। तो दोस्तों देखा आपने नेचर में किस तरह से नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू हाइड्रोजन से लेकर प्लूटोनियम तक के एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं। पर इतने सारे एलिमेंट्स के फॉर्म होने के बावजूद भी हमें यूनिवर्स में जितना विजिबल मैटर दिखता है उसका 98% सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है। बाकी सभी एलिमेंट्स सिर्फ 2% है। मगर ये 2% एलिमेंट्स लाइफ के लिए कितने ज़रूरी हैं इसका पता इसी से चलता है कि हमारे शरीर का लगभग 61% मास सिर्फ ऑक्सीजन से आता है और जबकि 23% कार्बन से आता है। और ये दोनों ही एलिमेंट्स बिग बैंग के काफ़ी बाद स्टार्स की कोर में बने हैं। पानी जिसके बिना लाइफ को इमेजिन नहीं किया जा सकता वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना एक कंपाउंड है। पर यूनिवर्स में बाकी एलिमेंट सिर्फ 2% है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स में लाइफ का डेवलप होना रेयर है। बावजूद इसके कि हैवी एलिमेंट सिर्फ 2% है पर ये एलिमेंट्स हमारी यूनिवर्स में हर जगह मौजूद है। आज हम अपने इंस्ट्रूमेंट के जरिए जब दूर मौजूद तारों और गैलेक्सीज को स्टडी करते हैं तो उनमें भी हमें इन्हीं सभी एलिमेंट्स की मौजूदगी का पता चलता है। मैं समझता हूं कि अब आप कार्ल सेगन के कोट का मतलब भी अच्छे से समझ गए होंगे। जी हाँ, हम सभी उन एलिमेंट से बने हैं जो कि कभी किसी स्टार के अंदर बने थे और ये वाकई में मुझे रोमांच से भर देता है। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस बनाता रहता हूं। अंत में सभी मेंबर्स और सपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे इस नेक काम को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।